नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने सलाम बिन रज़ाक़ का मुख्तसर अफ़साना इब्राहीम सक्का लेकर हाजिर हुए हैं। इसको आप अंत तक देखिए। इससे जो सवालात पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि सलाम बिन रज़ाक़ का कौन सा अफ़साना हमारे निसाब में शामिल है, तो इब्राहीम सक्का है। अब ये सक्का के माने कभी कभी पूछते हैं कि क्या माने होते हैं। सक्का के माने पानी पिलाने वाले के होते हैं, साक़ी के होते हैं, ये दिया जाता है। कभी इस तरह से भी पूछा जाता है इब्राहीम सक्का किनका अफसाना है, या इब्राहीम सक्का का ताल्लुक किस सिन्फ से है। किनका अफसाना है तो सलाम बिन रज़ाक़ का है। किस सिन्फ से है तो मुख्तसर अफसाने से है। बहुत लंबा अफसाना है। हम आपको बता दें यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं जो हमने इससे पहले भी पेश किए कि ये हमारे अपने नोट्स हैं जिसमें हमने बहुत इख्तिसार के साथ इसको पेश कर दिया है, लिख दिया है। सबसे पहले तो यहाँ अफसाने के किरदार हम आपको बता दें क्या क्या किरदार हैं। शेख साहब यानी मास्टर साहब हैं जो जिसके बारे में भी हम बताएंगे। इसी तरह से जनाब बदरुद्दीन साहब हैं, अब्दुर्रब है, इब्राहीम सक्का है, बेदार खां देशमुख है, बांगी साहब हैं, इसी तरह से अमीर अली है, अब्दुल्ला भैंसा है, इसी तरह से बेदार खां देशमुख की बहन है और अब्दुल्ला भैंसा यानी इसके वालिद। तो इन लोगों के क्या क्या कैरेक्टर हैं वो समझ लीजिए। अब्दुर्रब मौजूदा स्कूल इंचार्ज हैं। शेख साहब पहले का मास्टर यानी वो इसी स्कूल में पढ़ाते थे जिसके अब्दुर्रब अभी इंचार्ज हैं। अभी का वो इंस्पेक्टर यानी मौजूदा इंस्पेक्टर थे जो जिसमें अफसाने में जो दिखाया गया है। उसी तरह से अमीर अली मुआविन मुदर्रिस हैं, उसकी सर्विस 15 साल पुरानी थी। कमरे का साथी है किनके, शेख साहब के कमरे का साथी है अमीर अली है। और अमीर अली के बारे में भी अभी हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें थी उनकी अहम। इसी तरह से इब्राहीम सक्का है, इसको कहा जाता था, इसका उर्फ है अब्बू। इसी तरह से पैगाम रसानी का ये तकरीबन काम किया करता था, साथ में साकी तो था ही ये। इसी तरह से अब्दुल्ला भैंसा है, ये सरपंच का लड़का है। और बदरुद्दीन ये मौजूदा उस वक्त के जब शेख साहब थे उस वक्त के वो स्कूल इंचार्ज थे। बेदार खां देशमुख मस्जिद का मुतवल्ली है और उसके कपड़े की दुकान है। इस अफसाने का मौजू समाज की नाहमवारी है। जो समाज में ऊंच नीच है, अमीर गरीब, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी नाहमवारी को इस अफसाने में पेश किया गया है। तो आइए अगर इस अफसाने के खुलासे की बात करें तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि इसके सारे किरदार जिंदा और ड्रामाई हैं। कहानी असल में धोरन गाँव से मुताल्लिक है। कहानी बयान करने वाला कौन है, वही मास्टर यानी शेख साहब हैं। और वो बयान करते हैं क्योंकि वो इस वक्त स्कूल से निकल करके चले गए थे और वो इंस्पेक्टर बन चुके थे। तो वो स्कूल का मुआयना करने आए तो उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें देखी हैं, जो उससे पहले उनको एहसास हुआ था, उन सारी चीज़ों को पेश किया है। इनके अफसाने से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इन चीज़ों को उन्होंने किस तरह से पेश किया है। तो अब यहाँ से आप समझ लीजिए, आसानी से आपके लिए समझ में आएगी कि धोरन गाँव नामी एक गाँव है जहाँ एक स्कूल है। उस स्कूल में सिर्फ चौथी जमात तक ही की तालीम होती है। इसका मतलब है कि वो प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल में बहुत से असातिज़ा ने तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया यानी पढ़ाया है। एक शेख साहब थे, वो भी यहाँ पर तकरीबन 20 साल पहले पढ़ा चुके थे और 20 साल पहले वो तालीमी हालत के मुआयने के लिए आए थे। यहाँ पर लिखा है उसी स्कूल का मुआयना करने आना पड़ेगा जहाँ एक मुदर्रिस की हैसियत से मेरा तकर्रुर हुआ था। यही तो वहाँ पर जब वो आए थे मुआयना करने के लिए, आने के बाद उन्होंने वहाँ क्या दिया, रिमार्क्स दिया था। जो उस वक्त के प्रिंसिपल अब्दुर्रब थे, कहा कि तालीमी हालत इत्मीनान बख्श है। मैंने अपने रिमार्क्स में तफसील से इसका जिक्र कर दिया है। उसके बाद फिर जब उन्होंने जिक्र कर दिया, कहा कि मैं अब कुछ देर बाहर खेतों में टहलना चाहता हूँ। तो वो बाहर चले गए थे टहलने के लिए और बाहर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, उसको क्या क्या चीज़ें याद आई हैं, उन चीज़ों का इसमें जिक्र है। इस तरह से आप देखिए तो वहाँ के मंजर का तकरीबन इसमें जिक्र कर दिया है कि फसल कट चुकी है वगैरह वगैरह। शाम होने लगी तो पीछे मुड़ करके उन्होंने देखा तो स्कूल तकरीबन क्या है कि देखा कि बहुत पीछे रह गई थी। यही अब यहाँ पर लिखा 25 बरस पहले का धोरन गांव मेरी याददाश्त में जिंदा होने लगा था, जिंदा हो रहा था, क्योंकि अरसा हुआ था कि वो यहाँ पर चले गए थे। जो इसकी बातें थी उसको नाखुशगवार ख्वाब समझकर वो भुला चुके थे। वो चीज़ें एक एक करके याद आने लगी जब वो यहाँ पर आए थे। वो कहते हैं कि जब यहाँ पर वो आए थे, जब उनकी बहाली हुई थी तो यहाँ के लोग, गांव में न बिजली थी न पानी था, तो लोग कुओं का पानी पीते और अक्सर नारो, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्राहीम सक्का में किस बीमारी का जिक्र किया, तो नारो जैसे मूजी मरज यानी जानलेवा मरज में मुब्तला रहते। जब मेरी तकर्रुरी का आर्डर मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन रिश्तेदारों ने इस नारो की बीमारी से मुझे खूब खौफनाक कर दिया। लेकिन कह रहे हैं कि
मगर ये खौफ आर्जी था और इस पर जो है मुलाजमत मिलने की खुशी वो कहीं ना कहीं गालिब आ ही गई कि जब इनको मुलाजमत मिलने की खुशी हुई तो ऑर्डर के मुताबिक तीसरे रोज़ ही धौरन गांव के स्कूल में हाजिर हो गया। और स्कूल में मेरे अलावा यानी उनके अलावा 2 लोग और थे। एक कौन थे? जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज थे और दूसरे अमीर अली जो मेरी तरह मुआविन मुदर्रिस थे उस स्कूल में। और उसकी सर्विस के 15 साल हो चुके थे जैसा कि हमने बताया। तो इसको बहुत इख्तिसार में आप सुनिए, बस इसको समझते जाइए। अमीर अली बाहर के कमरे में किराए पर रहते थे तो वहीं पर उन्होंने उनको दावत दी और वो रहने का इस तरह से मसला उनका हल हो गया। वो रहने भी लगे और कह रहे हैं कि वहाँ पर एक दिन वो और अमीर अली दोनों चाय पी रहे थे कि एक दुबला पतला शख्स यानी 20-25 साल का नौजवान शख्स मुश्क लिए हुए यानी पानी का जो ड्राम होता है वो लिए हुए दाखिल हुआ। उन्होंने सलाम वलाम किया, सारी चीज़ें की और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पानी दिया। उसके बाद जो है उन्होंने इब्राहिम सक्का ने उनसे मुखातब होकर के कहा अमीर अली से कि ये नए मास्टर साहब हैं। इस तरह से उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तब फिर अमीर अली ने मास्टर साहब से इन शेख साहब से कहा कि शेख साहब ये इब्राहिम सक्का है, इसे लोग अब्बू के नाम से पुकारते हैं, समझिए अब्बू गांव का अकलौता साकी है, यानी इसी के हाथ से सब पानी पीते हैं। इस तरह से उनका तारुफ इनके पास हो गया। वो इस तारीफ से इब्राहिम खुश हो गया। इस तरह से फिर वो बाहर चला गया और उसके जो बाहर चले गए उनकी जो हालत देखी तो उनके जहन में उन्हीं के बारे में ख्यालात आने लगे कि ये किस तरह से है। उनकी शख्सियत उनके सामने जो है फिर गई गुर्बत ज़दा हालत के बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन याद रखने के लिए कोई बात उसमें ऐसी थी नहीं कि जो उसको याद रखा जाता। अलबत्ता धीरे धीरे इब्राहिम सक्का की शख्सियत यानी कह रहे हैं कि पुर असरार मंजर की तरह मुनकशिफ होती चली गई, उनकी शख्सियत खुलती चली गई उनके सामने। एक दिन कमरे में लेटा शौक लखनवी की ज़हरे इश्क शेख साहब पढ़ रहे थे। कर दिए जिसने घर के घर खाली, कर दिए जिसने घर के घर खाली। बड़ा लुत्फ आ रहा था कि वो वहाँ पर आया, पानी लेकर दाखिल हुआ, सलाम उलाम किया। उनको ये चीज़ें उस वक्त तो डिस्टर्ब करना बहुत बुरा लगा। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ज़हरे इश्क किसकी किताब है, तो शौक लखनवी की किताब है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है बाहर से पूछ लिया गया है। इस तरह से अब देखिए तो यहाँ पर है कि फिर उनके अशार वगैरह भी छपे थे। उनके बारे में जब उन्होंने कहा कि सुना है कि आप भी शायरी करते हैं तो फिर उनको जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनसियत हुई। हालांकि लग रहा था कि ये क्या हमसे पूछ रहा है, सक्का को मेरी शायरी से क्या लेना देना। इस तरह से कहा कि अब्दुल्ला भैंसा बोल रहा था, इस ज़रिए से हमें पता चला है, सुना है कि आप शायरी करते हैं। कहा कि ये कौन है, तो कहा सरपंच का लड़का है। तो इस तरह से बातचीत होती रही। कहा कि मैं भी शायरी करता हूँ, सुनाऊँ अगर आप इजाज़त दें तो। इस तरह के जुमले आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर है। उनको कहा कि ये चीज़ें, कहा कि एक भिश्ती का शायरी के बारे में इस कदर इश्तियाक जाहिर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इश्तियाक मेरे शायरी के बारे में था इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मेरा लहजा कदरे मुलायम पड़ गया। तो ये सारी बातें हुई और कहा कि फिर जब उन्होंने कहा कि इजाज़त हो तो मैं सुनाऊँ, इजाज़त दो तो कल आकर आपको सुनाऊँ, ये सब बात कहा उसको अच्छा तो नहीं लगा। सख्ती से मना करने का इरादा किया, लेकिन कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं होगा। इश्तियाक देखकर एकदम मना करना अच्छा नहीं लगा उनको। तो पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, तो कहा कि मैं चौथी में था कि मेरे बाप को नारो हो गया और वो मर गया और फिर मुझे बाप का काम एक बैक संभालना पड़ा। गोया कि ये एक आबाई पेशे के रूप में उन्होंने जाहिर किया। तो इस तरह से कहा कि पानी भरना तुम्हारे ख़ानदानी पेशा है। कहा कि यही समझिए, मेरा बाप तो यही काम करता था, दादा क्या करता था नहीं मालूम। इस तरह से उन्होंने जाहिर कर दिया, आपको ये समझ में आया। फिर कहा कि तुम्हारे बाल बच्चे, उसकी ज़ात में मेरी दिलचस्पी अब उनकी शेख साहब की बढ़ती चली जा रही थी। अभी तक शादी नहीं हुई थी तो बाल बच्चा कहाँ से होगा मास्टर साहब। ये शर्माते हुए ये बात उन्होंने कही। कहा कि ठीक है कल मगरिब बाद आ जाना, टालने के लिए ये बात कही थी। तो वो इसी बात को जो उनसे बातचीत हुई इब्राहिम सक्का के दरमियान और शेख साहब के दरमियान, तो शेख साहब ने ये बात अपने रूममेट यानी जो जिसके अमीर अली के साथ रहते थे उनको उनके पास जिक्र किया, तो सुनाया तो अमीर अली हंस दिए। अब यहाँ पर सुनिए अमीर अली कौन है। तो अमीर अली शेर व शायरी से बिल्कुल उनको शगफ नहीं है, खाने पीने और सोने वाले इंसान हैं और वो मुदर्रिसी के पेशे के लिए सिर्फ मेहनत कम और आराम ज़्यादा इसलिए आए थे और ट्यूशन उसमें खूब करते थे। गाँव की एक रिवायत थी कि वो लोग क्या थे, खुशहाल थे, तिजारत और ज़राअत की उनके अहम पेशे थे। ये पूछा जाता है कि धौरन गांव में कौन सी बीमारी आम थी, या फिर शेख साहब किस गांव में जो है टीचर बनकर गए थे, या फिर धौरन गांव लोगों के अहम पेशे क्या थे। तो अहम पेशे उनके तिजारत और ज़राअत थे, इस तरह की चीज़ें।
تو यहाँ पर ये बात कह दिया कि प्राइमरी स्कूल तक बच्चों को ज़रूर वो लोग तालीम दिलवाते थे। अमीर अली जो है वहीं पर ट्यूशन पढ़ाते थे और वो उस से दोगुना यानी स्कूल की तनख्वाह से दोगुना रकम ट्यूशनों में कमाते थे। और वो लोग उन लोगों को खाना वगैरह भी खिलाते थे, यानी बारी मुतय्यन होती थी, तो बारियां मुकर्रर थी। जिस घर में खाने की बारी होती वहाँ एक रोज़ पहले किसी बच्चे के ज़रिए याद दहानी करा दी जाती थी। लेकिन ये चीज़ इनको पसंद नहीं थी शेख साहब को, तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, मैंने झिझकते हुए कहा, मगर हमें तो पढ़ाने की तनख्वाह मिलती और हम ट्यूशन फीस भी लेते हैं। इस तरह से किसी तरह से कह करके उन्होंने इनको मना लिया और ये भी कह लीजिए एक तरह से तैयार हो गए शेख साहब। ये सब फजूल बातें हैं, शायरी वायरी तज़ीए औकात के सिवा कुछ नहीं है, 2-4 माकूल ट्यूशन कीजिए और पैसे कमाइए, ये बातें उन्होंने कहीं। इब्राहिम सक्का तो बस्ती में वैसे भी नीम पागल मशहूर है, आप उसके चक्कर में कहाँ पड़ गए हैं, ये उन्होंने कहा। और फिर वो इसके साथ कह करके वो ट्यूशन में चल दिए। कह रहे हैं कि दूसरे दिन मगरिब बाद लेसन नोट तैयार कर रहा था कि इब्राहिम सक्का सलाम करता हुआ अंदर आया और उनकी जो कैफियत थी वो बयान कर दिया है कि कैसे लग रहे थे उस वक्त वो। और उसके हाथ में मोटे सी किताब थी, तो कहा कि ये मेरी शायरी की बयान है मास्टर साहब, आप देखना इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो उन्होंने उलट पुलट करके फिर मास्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि उसमें शायरी कम थी, बस उटपटांग सारी चीज़ें थी, मखसूस गलत तलफ़ुज़ के साथ अपनी शायरी फिर वो सुनानी भी लगा। शायरी क्या थी, ऐसे ही आता है याद मुझको तेरा खिड़की में आना और मेरे नाजुक दिल पर बिजली गिराना। कहा कि कुछ ऐसी ही मुहम्मल चीज़ें उसमें थी। तो फिर कहा कि देखो तुम क्या क्या पढ़ते हो, कैसे शायरी करते हो, इन सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। तो कहा कि आप कोई ऐसी रहनुमाई कीजिए ना कि हम उसके ज़रिए से शायरी सीख सकें। तो कहा कि हम उसको रहनुमाई क्या करते थे, शायरी सीखने के नुस्खे दर्ज हों। मेरे पास दीवान दाग का एक सस्ता पुराना एडिशन रखा था, वो मैंने उसे दे दिया और कहा देखो पुराने शायरों के ऐसे ही दीवान पढ़ो, पढ़ते रहो तुम्हें शायरी आ जाएगी। कहा कि ये सारी चीज़ें जब हमने कही तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, चेहरा रोशन हो गया। इस तरह से उनको गोया कि कहीं ना कहीं लगा कि ये हमारे लिए एक रहनुमाई की चीज़ है। फिर वो वहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर के चल दिया। जब पानी देने के लिए आया तो कहा कि हमने आपकी जो है दी हुई किताब को पढ़ लिया है। और फिर दूसरे दिन जब वो आया था तो वहाँ ही रस्मन उनसे पूछ लिया कि तुमने खाना खाया इब्राहिम? नहीं मास्टर साहब, अब जाकर रोटी बनाऊंगा, बोम्बल की चटनी दोपहर में बनाया था उसी से खा लूँगा, आप खाना खाओ चलता हूँ। इस तरह से वो चले गए। दूसरे दिन सुबह जब पानी के मशकीज़े से पानी ले आया और मुझे इत्तला दी कि उसने रात में दीवानी दाग की 12 गज़लें पढ़ ली, कि उन्होंने गज़लें पढ़ ली, उस किताब का मुताला किया, उसकी इत्तला भी दी। और मास्टर साहब आपको आज शाम में बेदार खां देशमुख के यहाँ खाने की दावत है, ये बात उसको फिर उस दिन बताई। तो इस तरह से अब फिर जब ये बताया तो इसका मतलब क्या होता है, कोई किसी को अगर उस गांव में ये रिवायत थी अगर दावत दी जाए, इसका मतलब है कि वो ट्यूशन में रखवाना चाह रहा है कि बात वहीं पर होती थी। और यहाँ पर बताया बेदार खां देशमुख गांव के मस्जिद का मुतवल्ली था, गांव में उसके कपड़े की दुकान थी, अक्सर आते जाते रहते थे। और ये सारे काम जो है करने के लिए उसके जहन में बहुत सारी बातें आई। वो उसकी शख्सियत थोड़ी सी मजरूह थी, वो भी उसके जहन में आया। गोया कि इस तरह से उसको ट्यूशन पर बुलाया और कहा कि ये मालूम था कि बेहद कीना परवर शख्स है, अगर किसी से खफा हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाए तो फिर कब्र ही से उसको पनाह मिलती है। यानी इस तरह से उसके बारे में उसके जहन में ख्यालात आए। धौरन गांव में रहकर बेदार खां देशमुख को नाराज करना सांप के बिल में हाथ डालने के मुतरादिफ था। मसलहतन उन्होंने दावत तो कबूल कर ली। और फिर यहाँ कहा कि इब्राहिम सक्का अक्सर गाँव के लोगों की पैगाम के दरमियान पैगाम रसानी का काम भी अंजाम दिया करता था, क्योंकि उसको एक भिश्ती होने के नाते उसके गांव के तमाम लोगों से उनके राब्ते थे। जब वो वहाँ से जाने लगा तो उनकी बारी का जो खाना बचा हुआ था तो उनको कहा कि उनको ख्याल आया शेख साहब को कि इनको दे दिया जाए। कहा कि देखो खाना ख़राब हो जाने के बजाय इब्राहिम को क्यों न दे दिया जाए। मैंने कहा इब्राहिम देखो इस बर्तन में थोड़ा सा बचा खुचा खाना है, तुम खा लो या साथ ले जाना चाहो तो ले जाओ, मगर बर्तन शाम तक पहुँचा देना। लेकिन इब्राहिम ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो रुक गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो इस तरह से बातचीतें हुई, दोनों में बातचीत जब हुई तो आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मैं बचा खुचा खाना नहीं खाता हूँ। तो मास्टर साहब को हैरत हुई इस बात पर, जहन में एक नई सूझबूझ आ गई। कहा कि एकदम हमारी आंखें खुल गई, बहुत सारे चीज़ें उन्होंने एक लम्हे में हमको बता दिया। और फिर उसकी वजह से मैं पूरा दिन मुज़तरिब रहा। आखिर में शाम होते होते फैसला कर लिया कि बेदार खां देशमुख के घर दावत में नहीं जाऊँगा। उस दिन के बाद उन्होंने बारी का खाना भी बंद करा दिया।
गया, कमरे में खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खाने लगा। मैंने ट्यूशनों के लिए भी कोई तगोदो नहीं कि 4-5 बच्चे शाम में कमरे में ही ट्यूशन के लिए आ जाते थे, मैं उन्हीं पर इक्तिफा कर लिया करता था। ये हुआ। तो इस तरह से जब अमीर अली छुट्टियों से लौटे, वो घर गए हुए थे, तो उन्होंने बड़ा वावेला मचाया इस तरह की चीज़ों को देख करके। तो फिर ऐसा होते होते कि उन्होंने कमरा ही छोड़ दिया और अमीर अली ने दूसरे कमरे किराए पर ले लिया। इस तरह से वहाँ पर वो अकेले फिर रहने लगे। एक दिन कहा फिर वही इब्राहिम ने डरते और झिझकते हुए कि आपने आखिर गांव की बारी क्यों बंद करवा दी। तो उससे कहा कि तुम किसी का दिया हुआ खाना क्यों नहीं खाते। इस तरह की फिर बातें हुई और दोबारा शायरी का एक दिन ख्याल हुआ। जब वो खाना बना रहे थे कि लगा कि शायद इनको दोबारा शायरी का ख्याल आ रहा है और फिर इस्लाह के लिए आया है। तो फिर देखा कि मास्टर साहब आपके लिए चावल की रोटी और बुम्बल की चटनी लाया हूँ, खाएंगे ना, मैंने खुद बनाई है। तो उन्होंने कहा कि अरे चूल्हे पर तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, तुमने क्यों तकलीफ़ की। फिर हुआ ऐसा कि दोनों ने उनके इसरार के साथ दोनों ने खाया और दोनों ने एक दूसरे के खाने की खूब तारीफ़ें की। शादी ब्याह की बात शुरू हो गई। तो एक दूसरे से पूछा तो वो फिर थोड़ा सा कहीं शर्माया और झिझका, उनके जहन में बहुत सारे ख्यालात आए। फिर एक दिन इब्राहिम जो है उनके सामने आया तो उनके रवैये में कहीं ना कहीं तब्दीली आ गई थी और ये कह रहे हैं कि मुझे उसके रवैये पर थोड़ी सी हैरानी थी। यकीनन कोई ऐसी बात थी जिसने उसे अचानक मुज़तरिब कर दिया था, क्योंकि कोई ख़ास बात तो चल नहीं रही थी। इसी बात को लेकर के वो थोड़ा सा परेशान हुए। 3-4 रोज़ गुजर गए। इब्राहिम अपने वक्त पर आता, मटका और बाल्टी भरता और चुपचाप वो चला जाता था। इस तरह की कैफियत से वो कहीं ना कहीं उनके रवैये की तब्दीली की वजह से वो थोड़े से एक लगा कि कुछ बेचैनी है। मैंने भी उसे मज़ीद कुरेदना अच्छा नहीं समझा। ये कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। दूर से किसी किस्म के शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ लोग बैक वक्त ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हों। बीच में किसी के चीख की सुनाई दी। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें दब गई और मैं भी जल्दी ही सो गया। ये जब सो गया तो अब कह रहे हैं कि उस दूसरे दिन फिर मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल गया तो अमीर अली ने बताया कि बेदार खां देशमुख, वही शख्स है जो मस्जिद का मुतवल्ली है और उनकी जिसके कपड़े की दुकान है, उसके यहाँ कोई चोर घुस आया है। मगर घर वालों की आंख खुल गई और वो भाग गया और उसके पीछा भी किया गया उस शख्स का, चोर का, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। तो इनके जहन में आया चलो ये कोई बात नहीं है, इब्राहिम से पूरी बात तफसील से मालूम हो जाएंगी। लेकिन उस रोज़ इब्राहिम नहीं आया। मुझे कहीं से दास्तान अमीर हमज़ा जो है हाथ लग गई थी। पुराना नुस्खा था। मैं ट्यूशन और खाने से फारिग होकर देर रात तक उसका मुताला करता रहा। कब आंख लग गई नहीं मालूम, और आंख उस वक्त खुली जबकि स्कूल का टाइम हो गया था। वहाँ जब पहुँचा तो देखा कि बहुत कम लोग आए हैं और मैं चुपचाप जाकर अमीर अली के बगल में खड़ा हो गया था। दुआ में बहुत कम बच्चे थे, 20-25 बच्चे थे। अमीर अली से पूछा क्या बात है, आज बच्चों की तादाद बहुत कम है। तो अमीर अली ने हस्ब आदत मुश्तबह अंदाज में इधर से उधर देखते हुए धीरे से कहा आपको कुछ मालूम नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए बेदार खां देशमुख की बहन कुएं में गिरकर मर गई है। फिर वो कहिए उसकी तरफ जैसे मैंने देखा तो मेरा मुंह हैरत से खुला हुआ रह गया। पुलिस आई है, पंचनामा हो रहा है, इसलिए शायद नहीं आए होंगे, देखा नहीं था। और उसके जहन एक कहीं ना कहीं एक जहन में उसकी तस्वीर, औरत का हयोला जहन में उनके बन गया कि किस तरह से लहरा कर डूब कर मर गया होगा। ये कैसे हुआ? कहा कि किसी को तो ये बात नहीं मालूम है कैसे हुआ नहीं हुआ। कोई ये कह रहा है कि बहन को बहुत मारा पीटा बेदार खां देशमुख ने, क्योंकि उसके घर में जो चोर आया था वो चोर नहीं था बल्कि उसके बहन का आशिक था। यानी उसने नाम नहीं बताया। लोग कहते हैं मारपीट कर, या फिर उसने तंग आकर उससे खुदकुशी कर ली, या फिर कुछ कहते हैं कि उसको नहीं कुएं में डुबो कर मार डाला गया। वल्लाहु आलम, जो भी बात रहे। ये दोनों जब बात कर रहे थे तो वहाँ से स्कूल के इंचार्ज बदरुद्दीन साहब थे, उसको आते हुए देखा तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और उन्होंने आते ही कहा कि आज बहुत कम हाजिरी है। फिर हाथ मलते हुए उन्होंने कुछ जिक्र किया, कहा जो हुआ बहुत बुरा हुआ, एक मासूम की जान चली गई। फिर पूछा क्या, उन्होंने पूछा शेख साहब ने क्या उम्र थी मरहुमा की। मैंने यूं ही पूछ लिया, यही 30-32 के आसपास होगी, गैर शादीशुदा थी। यही कहा यही तो अलमिया है। इस तरह से बातें हुई उन लोगों के दरमियान जो स्कूल टीचर थे। और कह रहे हैं कि अचानक से फिर मैं छुट्टी हुई, स्कूल में हम लोग आ गए।
اس کے بعد ان دنوں نیاز فتح پوری کی تصنیف منو یزداں میرے مطالعے میں تھیں اور میرے خیالات میں دہریت کے جراثیم داخل ہونے لگے تھے. پوچھا جاتا ہے منو یزداں کن کی تصنیف ہے تو نیاز فتح پوری کی ہے. اس طرح سے یہ بھی یاد رکھیے گا آپ. خیر خدا کی مصلحت خدا ہی بہتر جانتا ہے، ہماری کیا مجال کہ اس کی تہ تک پہنچ سکیں. یہ بات کہہ کر کے بات ختم کر دی گئی اور سب لوگ کلاسوں میں چلے گئے تھے. کلاسوں میں پڑھائی وڑھائی ہوئی اور پھر چھٹی ہو گئی، کھانا وانا کھایا، سب لوگ اپنے ٹائم پہ اپنی جگہ چلے گئے. جب رات ہوئی تھی اور کہہ رہے ہیں کہ ٹیوشن کے بچے جا چکے تھے، باہر اندھیرا پھیل گیا تھا، طبیعت میں عجیب کسل مندی تھی، اٹھ کر کچھ پکانے کو جی نہیں کر رہا تھا، کوئی خاص بھوک بھی نہیں تھی. سوچا دودھ رکھا ہوا اسی کو گرم کر کے پی لوں گا. اتنے میں گاؤں کے بانکی صاحب نے آواز لگا رہے تھے کہ میت تیار ہے. میں ابھی تک کسی بھی میت میں وہاں پر شریک نہیں ہوا تھا. جانے کیوں آج جو ہے جانے کا جی چاہ رہا تھا اور گیا. اس طرح سے پھر بیدار خان دیشمکھ کے گھر کی طرف چل پڑا. گلیاں اندھیرے میں ڈوبی تھیں. الگ الگ اس کے نقشے یہاں پر کھینچ دیے گئے ہیں کہ راستے تک یعنی کہیں کہ جنازہ گاہ تک جو پہنچا ہے تو کیسا منظر تھا اس کو پیش کیا ہے. اس میں 2-3 لوگ گیس کے ہنڈولے سروں پر اٹھائے جنازے کے دائیں بائیں چلنے لگے. میں بھی جنازے کی بھیڑ میں شامل ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ قبرستان کی کچی سڑک شروع ہو گئی تھی. سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت ایستادہ تھے، یعنی دونوں طرف قطار در قطار تھے. جو ہی جنازہ درختوں کے درمیان سے گزرنے لگا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں بسیرا کرنے والے پرندے پھڑ پھڑانے لگے. ان کی پھڑ پھڑاہٹ سے لگا جیسے پوری فضا میں ایک اضطراب سا پھیل گیا. یہ ایک کیفیت کا بیان ہے. اس طرح سے افسانے میں کیفیت کو پیش کر دیا گیا کہ اس وقت ہوا کیا، کیسا لگ رہا تھا. بانکی صاحب کا کلمہ شہادت کے نعرے کے ساتھ لوگوں کا زیر لب کلمہ پڑھنا، پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ، یہ ساری چیزیں تھیں ہو رہی تھیں کہ اب جنازہ قبرستان میں داخل ہو رہا تھا. جنازہ قبرستان کے ایک گوشے میں بنی چھوٹی سی مسجد کے پاس جا کر رک گیا. وہاں پر جنازہ گاہ یعنی مطلب ہے وہیں پر ہے، تو وہاں پر جنازے کو نیچے اتارا گیا. لوگوں نے جلدی جلدی صفیں بنائی. جنازے کی نماز کی تیاری ہو رہی تھی. جنہیں نماز میں شریک نہیں ہونا تھا وہ ادھر ادھر بکھر گئے. میں نے بھی مناسب جگہ کی تلاش میں چاروں طرف نظر دوڑائی. پھر ٹہلتا ہوا سب سے الگ ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ماسٹر صاحب. میں نے چونک کر دیکھا. وہی کمبل پوش جو جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا میرے قریب کھڑا تھا. اندھیرے کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا. وہ ابراہیم سقا تھا. ابراہیم، میں نے بے ساختہ کہا. ہاں ماسٹر صاحب، میں ابو ہوں. میں نے محسوس کیا کہ وہ ہلکے ہلکے کانپ رہا ہے. اندھیرے میں اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی. اس کی داڑھی بڑھی ہوئی، بال الجھے ہوئے، آنکھوں میں وحشت تھی. وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، بار بار پہلو بدل رہا تھا. ایک بار لڑکھڑا گیا. میں نے اسے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا. اس کے بدن سے بھاپ سے نکل رہی، گویا کہ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ تیز بخار ہے. اس نے لرزتی آواز میں کہا، ماسٹر صاحب میری طرف سے بھی یہ مٹھی بھر مٹی قبر میں ڈال دینا. اس کا ہاتھ کمبل سے باہر نکلا ہوا تھا. میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی دی ہوئی مٹی لے لی اور قبر کی طرف بڑھ گیا. لوگ قبر کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے. جنازے کا ڈھکن ہٹا کر لوگوں نے میت کو جنازے سے نکالا اور کلمہ پڑھتے ہوئے میت کو قبر میں کھڑے 2 شخصوں کے ہاتھوں میں دے دیا. جس طرح سے قبر میں ڈالا جاتا ہے اس طرح سے ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے مٹی وغیرہ ڈالی. جو ہونا تھا وہ کیا گیا اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس رات مجھے ٹھیک سے کہہ رہے ہیں نیند نہیں آئی، کیونکہ وہاں سے جب واپس ہوا تو ان کو نہیں معلوم کہ مگر اب ابراہیم سقا وہاں نہیں تھا. میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہ کہیں نظر نہیں آیا. کہہ رہا ہے شاید وہ لوٹ گیا ہو. تو جب آیا تو اس کو نیند نہیں آئی. قبرستان کی پر اسرار فضا بار بار میری نیند میں خلل ڈال رہی تھی. میں خوف زدہ نہیں تھا مگر ایک بے نام اداسی میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی. صبح جب آنکھ کھلی تو باہر کچھ شور سنائی دیا. شور کیا تھا؟ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا. لوگ زور زور سے باتیں کرتے ہوئے تیزی سے ایک طرف کو جا رہے تھے. 2-4 لڑکے بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دیے. میں نیند کے دباؤ سے لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول دیا. پھر ایک شخص سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو بھاگ رہے تھے وہاں قبرستان کی طرف جا رہے تھے. یہ قبرستان کا ہی بنایا ہوا ایک منظر ہے. یہاں پر ایک شخص کو سلایا ہوا وہی چادر میں لپٹا ہوا دکھایا ہے. قبرستان میں کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے. وہ شخص تیزی سے آگے بڑھ گیا. میرے ذہن میں خوفناک اندیشے نے سانپ کی طرف پھن اٹھایا. اس طرح سے پھر سب لوگ آئے اور دیکھا کہ وہاں پر پہچان لیا کہ وہ ابراہیم سقا تھا. میرے ذہن میں ایک کوندا سا لبکا اور بیدار خان دیشمکھ کے گھر 3-4 روز پہلے ہونے والی چوری کی واردات سے لے کر اب تک کے واقعات کی ساری کڑیاں ملتی چلی گئیں. قریب کی تحصیل سے کوئی ایک انسپیکٹر اور 2 حوالداروں کو بلا لایا. وہ لوگ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قبر کے پاس پہنچے. ان کے ساتھ گاؤں کا تلاٹھی اور سرپنچ بھی تھے. انسپیکٹر نے ابراہیم سقا کو ہلایا ڈلایا مگر وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا. وہ مر چکا تھا.
मजमे में पहले तो सरगोशियाँ होने लगी, फिर ज़ोर ज़ोर से बातें होने लगी। उन बातों को समझने में आया, कह रहा है कि आज 25 बरस बाद फिर उसी कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। मैं तो सैर को निकला था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया। शायद माजी की कोई याद दामन पकड़े मुझे यहाँ तक खींच लाई थी। शाम होने को थी, सूरज डूब चुका था, मगरिब की तरफ आसमान की लाली में इजाफा हो गया था। परिंदे अपने अपने घोंसलों को लौट आए थे। कब्रिस्तान की फ़ज़ा उनके शोर से गूंज रही थी। मैंने कब्रिस्तान के चारों तरफ निगाह डाली। दूर तक कच्ची पक्की कब्रों का सिलसिला फैला हुआ था। 2-3 ताज़ा कब्रें भी नज़र आ रही थीं। तो अचानक से फिर देखिए, सर आप यहाँ खड़े हैं, मैं आप नदी के पुल पर तलाश कर रहा था। मैं चौंक कर मुड़ा, अब्दुल रब मुझे तलाश करते हुए वहाँ आ पहुँचे थे। हाँ, बस यूं ही सैर करते करते इस तरफ निकल आया था। मैंने भारी आवाज़ से कहा, आपका कोई अजीज़ इस कब्रिस्तान में दफन में है क्या? अजीज़? हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। मैंने मुड़ते ही कहा, चलिए चलते हैं। मैं गांव की तरफ चलने लगा। अब्दुल रब मेरे साथ चल रहे थे। वो गांव की तरक्की के बारे में कुछ बता रहे थे, मगर मेरा जहन कहीं और भटक रहा था। मेरे जहन से 25 बरस पुराने नकूश अभी पूरी तरह ज़ायल नहीं हुए थे। देख लीजिए क्वेश्चन सा, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? 2004 ईस्वी में नवाजा गया था। और किस किताब के एवज़? किताब का नाम है शिकस्ता बुतों के दरमियान। उसके एवज़ में उनको नवाजा गया था। किन 2 ज़ुबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक से अदबी ताल्लुक़ है? कह रहा है कि हिंदी और मराठी ज़ुबानों से। सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखिए। 3 मुअब्बिर उनका अफसानवी मजमुआ है। इसी तरह से शिकस्ता बुतों के दरमियान है दूसरा। इसी तरह से तीसरा अफसानवी मजमुआ नंगी दोपहर का सिपाही, ये आप दे सकते हैं। इस तरह से उनके अफसानवी मजमुए आपको मिल जाएंगे। किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए। तो इसी तरह से लाजवंती है, कालूभंगी है। लाजवंती के राजेंद्र सिंह बेदी के, कृष्णचंद्र के, प्रॉमिस जिलानी बानो, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रज़ाक है। इस तरह से आप ये देख लीजिए, मुख्तसर गुफ्तगू भी है यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं अगर आपने वाक़या सुना है और जो हमने शुरू में तफसील से बताया है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।